इट्स अ BMW GS 310। आज बात करेंगे इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मैं इसको पिछले 2-3 सालों से ओन कर रहा हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हमें 2025 में इस बाइक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, वर्थ है या नहीं है। तो बात करते हैं आज इसके बारे में। पहली बार मैं इस बाइक को जब मैंने देखा था ना, तो मुझे इससे प्यार सा हो गया था। अब क्यों प्यार? इसके लुक से हो गया था, इसके इंजन से हो गया था, इसके लोगों के साथ हो गया था मुझे। क्योंकि भाई इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना और जो रोड प्रेजेंस है, वो दोनों ही नेक्स्ट लेवल है इस सेगमेंट के इंजन में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे काफी सारे रीजन। क्योंकि मैं इसको बहुत हाई एल्टीट्यूड पे भी लेके गया, मैंने पानी में भी इस बाइक को कुदाया, मैंने इसको ऑफ रोड भी किया, मुझे कहीं भी इस बाइक ने डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन फिर भी इसके बाद भी इसमें काफी सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं या ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव कर सकता था BMW, या इससे बेटर कुछ चीजें हैं जो दूसरी बाइकों में आ रही हैं। उसके बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो में। ये हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जब इस पर बैठ जाते हैं ना हम ऐसे करके, तो ऐसा फील होता है कि हाँ, किसी घोड़े पे बैठे हो, अच्छे घोड़े पे। और बैठने के बाद में आपकी कमर भी दर्द नहीं करेगी जैसे घोड़े पे होता है। अब घोड़ा भी है, कमर भी दर्द नहीं करेगी क्योंकि कंफर्ट है इसमें। तो ये जो मेरा पहला जो रीजन था इस बाइक को खरीदने का, वो था इसके लुक्स, दूसरा था भाई इसका कंफर्ट, और तीसरा था इसका ब्रांड वैल्यू। ये तीन चीजों की वजह से मैंने इस बाइक को खरीदा था। अब जब मैं इसको लॉन्ग टूर पे लेके गया तो मुझे समझ में आई इसमें कुछ चीजें, जैसे कि इसका जो कंफर्ट है भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। जब आप इस पर बैठते हो ना, और ये जो देख रहे हो आप सॉफ्टनेस सस्पेंशन की, इसको अब ये जो आप देख रहे हो सॉफ्टनेस, ये जो सस्पेंशन का ट्रैवल है भाई, और इसकी जो स्मूथनेस है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। बाइक लेने के बाद सोच रहे हो लॉन्ग टूर पर जाएंगे, तो नो डाउट आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। क्योंकि लॉन्ग टूर पे लेके जाना है, हाईवे पे चलाओगे तो ऐसा तो नहीं कि आप 60 और 70 की स्पीड पे चलाओगे। तो जब आप इसको क्रूज करोगे ना भाई, 110 और 120 इजीली जाती है। बिल्कुल भी लैग नहीं आता इंजन में ना। हाइट पे कहीं भी आप अगर स्टीप स्लोप्स पे लेके जाओगे या ढलान पे या सीधे रोड पे, आपको ये बाइक डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिल जाएगा इंजन 313 सीसी का, और ये क्या है, पीछे की तरफ थोड़ा सा रिक्लाइन है इंजन, तो इसकी जब अपन एक्सीलेटर देते हैं ना, तो आगे से बाइक उठते हुए जाती है। इसका पावर टू वेट रेशियो वो बहुत अच्छा है, और परफॉर्मेंस उसकी वजह से भाई बहुत अच्छी आती है। बहुत लाइट वेट बाइक है। अच्छा, एक और चीज होता है क्या है ना, बाइक में पावर तो आपको मिल जाती है। अब वो पावर से जब बाइक खींच रहे हो ना, उसके बाद रोकनी भी होती है, उसके लिए होता है ब्रेक। अब वो अच्छे होना बहुत जरूरी है भाई। इसका जो ब्रेक लाइन है ना भाई BMW का, उसमें उसने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। तो जब आप स्पीड में चला रहे हो 110 120, उसके बाद अगर आप ब्रेक अच्छे से यूज कर रहे हो, ब्रेकिंग जो है, दोनों ABS है, ड्यूअल चैनल, उसके बाद में ब्रेकिंग जो है ना भाई, बहुत तगड़ी है। आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज्यादा पावर है, ब्रेक नहीं लग रहे हैं या पावर कम हो रही है, कुछ भी नहीं। मस्त है, ब्रेकिंग भी और पावर भी। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे थोड़ी कम पसंद है, जैसे कि इसका एग्जॉस्ट की आवाज। वो जब मैं चला रहा होता हूँ ना, उस टाइम पे आवाज थोड़ी अजीब रहती है। अगर कोई साइड से सुन रहा है तो बहुत बढ़िया होती है आवाज। मैं दोनों तरीके से आपको सुना के दिखा देता हूँ, ठीक है? एक तो खड़े करके। अब ये जो आवाज है, आप बताओ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग नहीं है? इतना पैसा देने के बाद में, जैसे आप आपको आवाज ही अगर आपको अच्छी चाहिए ना, तो इसको थोड़ा सा हाई RPM पे फिर ट्रैप करना पड़ता है। जब आप जाओगे ना 5000 4000 RPM के बाद, जैसे ये बैक फायर भी मारती है भाई। तो अब इस बाइक को जो भी कोई लेने का सोचेगा भाई, प्राइस तो जरूरी है ना। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्राइस। इस प्राइस में आपको भी 2024 में ये बाइक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर अभी 2025 में आपको ये बाइक लेनी है, तो आपको ऑलमोस्ट खर्च करने पड़ेंगे 4 लाख रुपए। 380 के करीब जाता है, बाकी फिर एक दो एक्सेसरी अगर आपने लगाई BMW से, तो ये पहुंच जाता है भाई सीधे 4 लाख, और उससे ज्यादा भी पहुंचेगा अगर आप इस पे एक दो चीजें और एक्स्ट्रा लोड कर दोगे। पर ये जो प्राइस है, इसके लिए भी पैसे खर्च करने में बुरा नहीं लगता। रीजन रीजन देखो, यहाँ पे ना आपको मिलेगा टाइटेनियम का बैंड पाइप, जो कि इनलाइन 4 में लोग अलग से डलवाते हैं। जो स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं वो लोग यूज करते हैं और अलग से ये सारी चीजें डलवाते हैं। बट यहाँ BMW आपको इस चीजें जो पहले से ही दे रहा है, और ये जब गर्म होता है ना, उसके बाद में ये ब्लू पड़ जाता है। ये जो कलर है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है? तो यहाँ पैसा वसूल हो जाता है। दूसरा, इसके जो टायर्स हैं, आपको इसमें आपको मिलता है मेड्सलर के टॉरस टायर। और ये जो टायर है, आपको इंडिया में अगर आप लेने जाओगे दोबारा नहीं मिलते हैं, एक ही बार मिलते हैं। क्योंकि इसकी कॉस्ट पड़ती है ऑलमोस्ट अराउंड 28,000 सेट पूरा, और इंडिया में ये अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जो चीज़ है आपको जो कंपनी दे रही है ना, ये वैल्यू फॉर मनी है। और इवन 2025 में भी आपको ये सारी चीजें दूसरे बाइक्स में नहीं मिलेंगी। अब इस प्राइस में जब आपको मिलेगा एक TFT, ये जो डिस्प्ले मिल रहा है भाई, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि BMW ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है। इसे और अगर ये कलर दे देते, या इसमें भी एक डिस्प्ले दे देते अच्छी सी, जो देखने में थोड़ी अच्छी लगे, और एक दो फीचर्स और ऐड कर सकते थे, जैसे ब्लूटूथ इनेबल कर सकते थे, इसको टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसमें दे सकते थे, वो चीज़ नहीं है। दूसरा, इसमें ये जो USB का पोर्ट देख रहा हूँ भाई, ये भी BMW से नहीं मिलता है, मैंने अलग से डलवाया। और इसके लिए ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। बहुत ज़्यादा चार्ज कैसे करते हैं मैं आपको बताऊँ।
इसका जो सिर्फ लेबर चार्ज था ना, वो था लगभग 1800 रुपए। 1800 रुपए मुझे सिर्फ इसको लगाने के लिए देने पड़े थे, इसके चार्ज से अलग। अब इसका चार्ज आप लोग सोचो कितना होगा वहाँ पे। बट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही सेम जो यूएसबी चार्जर है वो लोग यूज करते हैं 1250 में और 1300 सीसी की जो बाइक है बीएमडब्ल्यू की जीएक्स उसके साथ में। और इसी के साथ में आपको मिलता है यहाँ पे ये जो एक्सीलेटर ना, अब इसके लिए आपके पास कोई वायर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है ईसीयू के साथ। जब इसको एक्सीलेट करते हो तो यहाँ से एक सिग्नल जाता है सीधे ईसीयू में, और उसके बाद आपकी बाइक परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ोगे ना, तो जो इंजन ब्रेकिंग में बहुत अच्छे से काम करते हैं, बाकी और बाइकों की तरह नहीं है कि आपने ऐसे करके खींचा, जितनी देर खींच कर उतना ठीक है, एकदम से छोड़ दिया तो पूरा बाइक का जो पावर है एकदम से सडनली ड्रॉप हो जाता है। तो हम में से कुछ लोगों का ये डाउट रहता है, ये जो 313 सीसी का इंजन है इनफ पावर प्रोड्यूस करता है या नहीं करता, क्योंकि जब इसको आप लॉन्ग टूर पे लेके जाओगे, और ये बाइक लेने से पहले हम लोग हमेशा सोचते हैं कि लद्दाख लेके जाएंगे। अब लद्दाख में लेके जाने के बाद बहुत सारी बाइकें ऐसी है जो अंडर परफॉर्म करती हैं, जैसे कि अपनी आरी की बाइक है 350 सीसी की, तो वो वहां पे जाके इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, ऑल्दो हिमालयन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सिमिलरली ये है, इंजन छोटा है 313 सीसी का, लेकिन इनफ पावर प्रोड्यूस करता है। मैं इसको बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे लेके गया था, लेकिन बाइक ने मुझे कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेती, एक ही बार में सारा काम हो जाता है। तो मुझे ये बाइक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा लगता है। बट 2025 में लेना चाहिए ना लेना चाहिए, ये चीज मुझे आप बताना। अब अगली बात करते हैं, जब अपन इसको टूर पे लेके जाएंगे तो क्या हम इसमें इनफ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टूरिंग के लिए, और इस पे जो हमारा लगेज आने वाला अच्छे से लोड हो सकता है नहीं हो सकता है। तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इस पर मैंने टॉप रैक लगाया हुआ है, यहाँ मेरा टॉप बॉक्स आ जाता है, और यहाँ आ जाते हैं मेरे दोनों सैडल बैग्स। तो इजीली सामान जाता है इसमें, लोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। इवन मेरा टैंक बैग भी इजीली आता है, उसके बाद मुझे बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कुछ फोटोज यहाँ लगा रहा हूँ, उसको आप देख लेना। वो फोटोज देख के आप लोग जज कर सकते हो कि सामान कितना लोड कर सकते हैं और कितना और ज्यादा सामान हमको यहाँ चाहिए। उसके बाद भी हम लोग काफी सारी चीजें और लोड कर सकते हैं। अब ये बाइक लेने से पहले ना हमें एक चीज और भी देखनी पड़ेगी कि इसके जो लोडिंग्स हैं, इसके जो एक्सेसरीज है मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। अभी भी 2025 में ये बाइक काफी पहले लॉन्च हुई थी, बट 2025 में भी आपको इसके सारे जो एक्सेसरीज है बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब जैसे कि ये क्रैश गार्ड है, ये इंजन प्रोटेक्टर हो गया, ये फेयरिंग प्रोटेक्टर हो गया, उससे अलग और भी काफी सारी चीजें, जैसे कि ये टायर हगर है। अब भाई बीएमडब्ल्यू बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करता है, ये टायर हगर भी नहीं देते ये लोग, ये भी आपको अलग से अपनी पॉकेट से लगवाना पड़ता है। और उससे अलग जैसे कि लाइट्स है, अब इसकी ये जो लाइट है ये आप देखो ध्यान से, ये इनफ थ्रो है इसका, बट जब सामने से कोई बड़ा व्हीकल आता है ना, तो भाई तो वो अपने को अंधा कर देता है हाई बीम पे, तो उसके लिए मुझे ये लगानी पड़ी मैड डॉग अल्फा। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसके बारे में आज अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि बाइक का रिव्यू चल रहा है आज, तो मेरा जो ओनरशिप का रिव्यू है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये तो हो गया इसका लुक्स, अपीयरेंस, पावर, परफॉर्मेंस, लोडिंग, इन सब की बात कर लिया। बात करते हैं इसके जो कॉस्ट हमको पड़ती है इसको मेंटेन करने के लिए। अब इंजन तो छोटा सा, लेकिन इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई। अब ये छोटे से इंजन को अगर आप सर्विस करवाने के लिए लेके जाओगे ना, तो इसकी सर्विस कॉस्ट आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 8 से 9 हज़ार रुपए। अब इसमें आपका इंजन ऑयल इंक्लूडेड होता है, बीएमडब्ल्यू का जो सर्विस चार्ज है वो इंक्लूडेड होता है, और इससे अलग गलती से अगर आपने ब्रेक पैड चेंज करवा दिया वहां से, तो भाई 10 हज़ार कम से कम जाएंगे आपके। दोनों सेट चेंज करें तो 11 हज़ार पकड़ के चलना। तो इसका जो मेंटेनेंस है ना ओवरऑल, वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है बाकी और बाइक के कंपेरेटिवली। अगर आप बीएमडब्ल्यू से करवा रहे हो, तो बाहर से करा रहे हो तो वो तो फिर आपको मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है कितना चार्ज कर रहा है, लेकिन ठीक भी है। उसके बाद में आपको थोड़ी सी चीजें और भी अच्छी मिलती है, जैसे कि ये रिलायबल है मशीन। रिलायबल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, आपको हर बार इसको मतलब ऐसा है कि एक ट्रिप करके आए वापस से सर्विस कराओ, वो कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बाइक को अगर आप टूर पे लेके जा रहे हो तो आते ही आपको सर्विस करवाने की जरूरत नहीं है। इसकी सर्विसिंग का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो बहुत लंबा है। 10 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको इसकी सर्विस करवानी है, या फिर 1 साल के बाद, जो कि कहीं ना कहीं आपका टाइम ही बचा रहा है। आपका पैसा जा रहा है लेकिन टाइम बच रहा है। आपको साल में 2 बार या 3 बार बीएमडब्ल्यू के सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इसका जो 10 हज़ार किलोमीटर का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, जो किलोमीटर का जो ड्यूरेशन है भाई, वो बहुत अच्छा है। उसकी वजह से इसके लिए मैं आपको 10 हज़ार या 8 हज़ार देने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो वर्थ है, सर्विस कॉस्ट जो है। और फिर भाई बीएमडब्ल्यू का भरोसा भी है ना उसके साथ में। तो ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने खुद ने अभी इसको, मेरे को लगभग 2.5 से 3 साल करीब होने को जा रहा है, और मैंने उतने टाइम में सिर्फ इसकी 3 सर्विस करवाई है। एक तो जो पहली होती है वो तो थोड़ा जल्दी होता है, 500 हज़ार किलोमीटर पे। दूसरी उसके बाद में जो हुई थी वो हुई थी 1 साल के बाद। ठीक है, तो मेरी बस वही सर्विस हुई है, सोचो आप। सिर्फ इसकी उतनी सर्विस, 2 सर्विस में मैंने इसको 2 ढाई साल चला लिया है। अभी बाइक सर्विस पे है तो इसको सर्विस भी करवाएंगे। बट इसका जो भी प्राइस रहेगा मैं फिर से आपको बताऊंगा। आप लोग अगर चाहिए वो वीडियो प्रॉपर, इसका सर्विस कैसे होता है, कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और डाउट रहता है बहुत सारे लोगों का कि इसमें हमें कितने फ्री सर्विस मिल जाते हैं भाई। तो बीएमडब्ल्यू आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस देता है, क्योंकि वो हर सर्विस पर लेबर चार्ज आपसे ले रहे होते हैं भाई। इसमें कुछ भी फ्री नहीं दे रहे बीएमडब्ल्यू वाले, लिटरली भाई।
इवन अगर आप इसको लेके भी जा रहे हो जनरल चेकअप के लिए तो भी आपको लेबर चार्ज देना पड़ेगा। फर्स्ट सर्विस होती है वो भी आपको लेबर चार्ज के साथ में होती है। उसमें भी आपको हर चीज़ का पे करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। विद जीएसटी पे करना है, एक-एक रुपए का हिसाब लेता है बीएमडब्ल्यू। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इन मेंटेनेंस में हम लोग इंक्लूड करेंगे तो आपको इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। बट वहीं अगर आप उसको देखोगे किलोमीटर्स के हिसाब से तो भाई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। तो वो आप ही लोग डिसाइड करके बताना मेरे को, कमेंट्स में बताना इसका मेंटेनेंस कैसा है आपके अकॉर्डिंग। आपके पास कौन सी बाइक है, उसका मेंटेनेंस कितना है, उसके कंपैरेटिवली इसका मेंटेनेंस कितना है आपके अकॉर्डिंग, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अब इतना पैसा डालने के बाद में, ये पैसा डालने के बाद आपको कस्टमर सर्विस कैसी मिलती है, कंपनी की तरफ से आपको कैसी सर्विस मिल रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। जब मैं इस बाइक को लेके जाता हूँ सर्विसिंग के लिए, मुझे पहले से एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बट अपॉइंटमेंट लेने से मेरा टाइम थोड़ा सा बचता है, मुझे जाते ही बाइक देनी है और वो लोग टाइम बताते हैं, सर इतने टाइम में हो जाएगी कॉल पे ही। अब बोलते हैं ना लोग, संगत का असर तो होता है। अब आपने एक बार ये लोगो ले लिया ना, तो इसकी जितनी भी संगत की सारी बाइकें हैं, S1000RR है, आपके पास 1250 है, वो सारी बाइकें आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी जब आप सर्विसिंग के लिए जाओगे। तो वो देखे कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन भी होता है कि भाई थोड़ी और मेहनत करो और अच्छी बाइक लेनी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ में, एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए। अब आपको ये बाइक पसंद आई, लेनी चाहिए 2025 में या नहीं, वो आपकी चॉइस है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं तो आपको बोलूंगा नो डाउट इस बाइक को आप कभी भी खरीद सकते हो भाई। अभी भी इसमें एक दो चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी चाहिए बाइक में कंपनी को, बट उसके बिना भी चलेगा। एक ये जो मीटर है ये नहीं भी मिलेगा तो चलता है बाइक, क्योंकि इसमें इतना ऐसा कुछ खास है नहीं है, फोन लगा के काम हो जाता है। बस ये था मेरी तरफ से, आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताना कमेंट्स में। बाकी इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं चैनल पे, आप जाके देखो, चेकआउट करो, अच्छी लगती है तो लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर से किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय।